राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के समापन सत्र को भारत मंडपम, नई दिल्ली में संबोधित किया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया, जिसमें देश भर से हजारों युवाओं ने भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज की युवा शक्ति राष्ट्र निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण ताकत है और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के मध्य युवाओं की भागीदारी निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि युवाओं का सामर्थ्य भारत का सामर्थ्य बनेगा और उनकी सफलता भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। आपका सामर्थ्य, आपका टैलेंट, मैं हमेशा आपकी एनर्जी से खुद भी एनर्जी पाता रहा हूं। और आज देखिए, आज आप सभी विकसित भारत के लक्ष्य की बागडोर थामे हुए हैं। साथियों, साल 2047 में जब हमारी आजादी के 100 साल होंगे, वहां तक की यात्रा भारत के लिए भी अहम है और यही वो समय है जो आपके जीवन में भी सबसे महत्वपूर्ण है। यानी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आपका सामर्थ्य भारत का सामर्थ्य बनेगा। आपकी सफलता भारत की सफलता को नई ऊंचाइयां जरूर देगी। मैं आप सभी को विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में सहभागिता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। स्वामी विवेकानंद जी के विचार आज भी हर युवा के लिए प्रेरणा है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? पर्पज ऑफ लाइफ क्या है? कैसे हम नेशन फर्स्ट की भावना के साथ अपना जीवन जिए? हमारे हर प्रयास में समाज का, देश का हित हो, इस दिशा में स्वामी विवेकानंद जी का जीवन हम सभी के लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शक है, प्रेरक है। और उन्हीं की प्रेरणा आज विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के लिए चुना गया है। साथियों, मुझे खुशी है कि बहुत ही कम समय में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां देश के विकास की दिशा तय करने में युवाओं की सीधी भागीदारी होती है। करोड़ों नौजवानों का इससे जुड़ना, 50 लाख से अधिक नौजवानों की रजिस्ट्री, 30 लाख से अधिक युवाओं का विकसित भारत चैलेंज में हिस्सा लेना, देश के विकास के लिए अपने विचार शेयर करना, इतने बड़े स्केल पर युवा शक्ति का एंगेज होना अपने आप में अभूतपूर्व है। दुनिया के अनेक देशों में आमतौर पर थिंक टैंक, ये शब्द बहुत प्रचलित है, थिंक टैंक की चर्चा भी होती है और उस थिंक टैंक का प्रभाव भी बहुत होता है। वे एक प्रकार से ओपिनियन मेकर्स का एक समूह बन जाता है। लेकिन शायद आज जो मैंने प्रेजेंटेशन देखे और जिस प्रकार से चर्निंग होते होते आप लोगों ने यहां तक चीजें लाए हैं, मैं समझता हूं कि ये अपने आप में ये इवेंट इंस्टीट्यूशनलाइज तो हुआ है,
एक अपने आप में दुनिया में अनोखी थिंक टैंक के रूप में उसने अपनी जगह बना ली। जिन विषयों का आज आपने चर्चा में लिया है, जैसे खासतौर पर वुमेन लेड डेवलपमेंट और यूथ पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी, ऐसे गंभीर विषयों पर जिस प्रकार से विचार आपने रखे हैं, ये प्रशंसनीय है। ये दिखाता है कि हमारी अमृत पीढ़ी विकसित भारत के निर्माण के लिए कितनी संकल्पित है। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि भारत में जैन जी का मिजाज क्या है। भारत का जैन जी कितनी क्रिएटिविटी से भरा हुआ है। मैं आप सभी युवा साथियों को, मेरा युवा भारत संगठन से जुड़े सभी नौजवानों को इस आयोजन के लिए और इसकी सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं। नागलोई नजफगढ़ सड़क के सुदृढ़ीकरण और नालों के निर्माण का कार्य जो कई सालों से अटका पड़ा था, आखिरकार शुरू हो गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की उपस्थिति में 64 करोड़ की इस परियोजना का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा, मंत्री पंकज सिंह, सांसद योगेंद्र चंदोलिया, सांसद कमलजीत सहरावत, विधायक नीलम कृष्ण पहलवान व अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस अवसर पर पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि उन्होंने इलाके का सांसद रहते हुए नजफगढ़ का अस्पताल बनवाया और कई विभिन्न विकास के काम करवाए। उन्होंने बताया कि नागलोई नजफगढ़ रोड के लिए कई बार जनप्रतिनिधियों से बातचीत की गई थी, लेकिन क्योंकि यह सड़क दिल्ली सरकार के पास थी, इसीलिए वह उस समय कुछ नहीं कर सके। हालांकि इस बार उन्होंने दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर यह फैसला लिया है कि सड़क, फुटपाथ, नाले और लाइटों का टेंडर एक साथ किया जाएगा, जिससे एक ही एजेंसी यह सारे काम करेगी और सारे कार्य समन्वित तरीके से पूरे होंगे। आज जय विहार में हजारों की संख्या में आप लोग आए हैं। आप लोग आए हैं वो सपना सच होता देखते हुए। मैं यहां से 10 साल सांसद रहा। ये बात मुझे कहने में बिल्कुल भी कोई परहेज नहीं है कि मैं इस सड़क को बनवा नहीं पाया था। और इस सड़क को इसलिए नहीं बनवा पाया था क्योंकि ये सड़क दिल्ली सरकार की है। दिल्ली सरकार में 10 साल से कौन लोग बैठे हुए थे, आप उस बात को जानते हैं। सांसद रहते हुए आपने मुझे कहा कि नजफगढ़ का अस्पताल बना दीजिए। जो 25 साल में नजफगढ़ का अस्पताल नहीं बना था, मैंने नजफगढ़ का हॉस्पिटल बना दिया था। बिल्कुल आपके साथ में से जो यूरिया 2 सड़क जा रही है, जिससे हम लोग भी आज अपने को शहर का हिस्सा मानते हैं, गडकरी जी के पीछे पड़कर ये 8,000 करोड़ रुपए की सड़क को भी बनवा दिया था। ये नांगलोई नजफगढ़ रोड के ऊपर ना जाने कितने वीडियो बने होंगे, ना जाने कितनी बातों के ऊपर में हमारे विधायकों को, पार्षदों को, नेताओं को बोला गया होगा। 10 साल से ये सड़क नहीं बनी थी और ये जो सड़क के ऊपर में लाखों गाड़ियां निकलती हैं और इससे जो ये सारी धूल उड़ती है, ये भी पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण है। आज ये पूरी रोड का काम आज से ही शुरू हो जाएगा। पहले की सरकार हमेशा सड़कों के ऊपर में 1-1 किलोमीटर का टेंडर करती थी। सड़क का टेंडर अलग करती थी, सेंटर वर्क्स, बीच का जो फुटपाथ होता है उसका बनाने का टेंडर अलग करती थी, जो साइड में नाला होता है उसका बनाने का टेंडर अलग करती थी, जो साइड में फुटपाथ होता है उसका टेंडर अलग करती थी, जो लाइटें लगती हैं उसका टेंडर अलग करती थी। हमारी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बड़े जो टेंडर होते हैं उनको मिलाकर एक टेंडर करो, ताकि एक ही एजेंसी काम करे। आज ये पूरा नजफगढ़ से नांगलोई तक की पूरी रोड केवल एक एजेंसी बना रही है, उसमें पूरा रोड का काम भी कर रही है, फुटपाथ का भी करेगी, ड्रेन भी बनाएगी, सारे काम एक ही एजेंसी करेगी।
आपको 1 साल के बाद में, आज से 6-8 महीने के बाद में, कभी भी नांगलोई नजफगढ़ रोड टूटी हुई है, ये कभी आपको ना सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, ना हमको कभी शिकायत करने का मौका मिलेगा। मेरे पिताजी का सपना होता था कि दिल्ली सरकार या दिल्ली में कोई भी पैसा लगे, पहला पैसा गांव में लगना चाहिए, कॉलोनी में लगना चाहिए, उसके बाद में शहर में लगना चाहिए। आज दिल्ली सरकार भी बिल्कुल वैसे ही काम कर रही। आप लोगों ने कमल का बटन दबाकर जो सरकार बनाई, आज वो 10 महीने में ये हो रहा है कि दिल्ली में आरोग्य मंदिर खुल रहे हैं। कल एक ही दिन में 100 आरोग्य मंदिर दिल्ली में खुलने जा रहे हैं। तो आज बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं, मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूं। यहां पर बहुत सारी संख्या में महिलाएं भी आई हैं, उनको भी कहना चाहता हूं कि बहुत ही जल्दी द्वारका ट्रीटमेंट प्लांट, पानी का डिपार्टमेंट भी मेरे पास है, महिला सामने खड़ी है, तो मैंने कहा पानी की बात भी बोल ही दूं, क्योंकि जब यहां से निकलेंगे आएंगे तो महिला हमेशा सुनने को मिलता है, बेटा पानी कम आ रहा है, पानी गंदा आ रहा है। तो द्वारका ट्रीटमेंट प्लांट में भी अभी उसकी कैपेसिटी बढ़ाने का काम चल रहा है, 20 MGD और बढ़ जाएगी। तो द्वारका ट्रीटमेंट प्लांट से आसपास के सारे क्षेत्रों में, यहाँ विकासपुरी में, नजफगढ़ में, उत्तम नगर में, द्वारका में, मटियाला में, ये सारे क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति और भी आएगी, अच्छा पानी आएगा, साफ आएगा और ज्यादा घंटे तक आएगा। जहां एक और दिल्ली के विकास कार्यों को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और PWD मंत्री दिल्ली के एक और रहे, वहीं दूसरी ओर दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद आज दिल्ली विश्वविद्यालय में उपस्थित रहे। मौका दिल्ली विश्वविद्यालय में भारत के माननीय राष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ मिलकर नशामुक्त परिसर अभियान को शुरू करना। बताया जा रहा है कि यह कार्यक्रम उच्च शिक्षा संस्थानों में नशे से मुक्ति, छात्र व युवाओं को सुरक्षित, स्वस्थ व राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनाने के व्यापक लक्ष्य के तहत आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर अपने संबोधन में जहां उपराष्ट्रपति ने युवाओं को नशे से दूर रखने को केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी न बताते हुए इसे सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती भी बताया, वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए नशामुक्त वातावरण को केवल नियमों से नहीं बल्कि संस्कृति और समुदाय आधारित सहयोग से भी बनाने की बात कही। इस अवसर पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने भी अपने विचार कार्यक्रम में रखे। क्या कहा शिक्षा मंत्री दिल्ली ने इस अवसर पर, आप भी सुने। आज 13 जनवरी की सुबह ये केवल एक कार्यक्रम की शुरुआत नहीं है, बल्कि ये दिल्ली विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास के एक नए अध्याय का आरंभ भी है। साथियों, जब मैं यहां खड़ा हूं तो मुझे अपने छात्र जीवन के दिन याद आते हैं। इसी विश्वविद्यालय की गलियों से निकलकर मैं आज आपके बीच हूं। इसलिए मैं आज एक मंत्री के नाते नहीं, बल्कि DU के एक एलुमनाई के नाते आपके बीच, आपके साथी की तरह बात करना चाहता हूं। कल ही हमने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया है। स्वामी विवेकानंद जी ने यूथ पावर ही नेशन पावर है, ऐसा कहा था। लेकिन साथियों, युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति तभी बनती है जब युवा मानसिक रूप से भी सुदृढ़ हो, भावनात्मक रूप से समर्थ हो और नशे से मुक्त हो। आज का ये मंच और आज के इस मंच पर उपस्थित माननीय उपराष्ट्रपति जी की उपस्थिति, माननीय शिक्षा मंत्री जी की उपस्थिति, ये साबित करती है कि ये केवल एक कैंपेन का लॉन्च नहीं है, बल्कि ये स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय संकल्प है। भारत अब नशे को यूथ कल्चर के नाम पर रोमांटिसाइज नहीं करने देगा। साथियों, वर्षों तक समाज ने सच्चाई से आंखें मूंदे रखी। कभी इसे पर्सनल चॉइस के नाम पर कहा गया, तो कभी इसे अर्बन कल्चर के नाम पर कहा गया। लेकिन आज हमें स्पष्ट होना चाहिए, नशा यानी ड्रग्स इज नॉट ए चॉइस, इट इज ए ट्रैप। ये ट्रैप सबसे पहले छात्र की क्लियरिटी और डिसिप्लिन को तोड़ता है। जब छात्र एक नशे की गिरफ्त में आता है तो केवल उसका स्वास्थ्य नहीं गिरता है, बल्कि उसके माता पिता के सपने, उनका संकल्प और राष्ट्र की प्रगति भी रुक जाती है।
आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश नशा मुक्त अभियान को एक जन आंदोलन बना रहा है। माननीय उपराष्ट्रपति जी और माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि हमारे कैंपस केवल डिग्री बांटने का केंद्र नहीं है, बल्कि यह चरित्र निर्माण का मंदिर है। आज हमारे बीच माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी उपस्थित हैं। साथियों, उपराष्ट्रपति जी का नशा मुक्त भारत का संकल्प आज का नहीं है। दशकों पहले जब वे सार्वजनिक जीवन में थे, उन्होंने 19,000 किलोमीटर की ऐतिहासिक रथ यात्रा निकाली थी। उनके लिए अभियान एक मिशन है और आज उनका यहां होना हमारे लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। वहीं हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में नशा मुक्ति अभियान एक जन आंदोलन बन रहा है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 1,67,00,000 1.67 करोड़ से अधिक छात्रों ने नशा मुक्ति की ऑनलाइन प्लेज ली है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी का स्पष्ट मानना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी के माध्यम से हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो जॉब सीकर्स नहीं, जॉब क्रिएटर्स बनेगी। आज जो नशा मुक्त परिसर पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया जा रहा है, वह तकनीक और संकल्प का अद्भुत संगम है। यह ऐप उन छात्रों के लिए सेफ स्पेस बनेगा जो मदद मांगना चाहते हैं लेकिन झिझकते हैं। मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी और धर्मेंद्र प्रधान जी के समक्ष दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से एक बड़ा संकल्प लेना चाहता हूं। मैं इस मंच के माध्यम से आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि एनईपी 2020 और स्टूडेंट्स के हित को सेंटर में रखते हुए दिल्ली में हम साइंस ऑफ लिविंग करिकुलम के माध्यम से छात्रों को मानसिक और शारीरिक विकास का काम कर रहे हैं। शिक्षा के दायित्व को ध्यान रखते हुए आई कमिट टुडे कि हम उपराष्ट्रपति जी और शिक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में दिल्ली के शिक्षा विभाग के साइंस ऑफ लिविंग करिकुलम के साथ इंटीग्रेट करने की पहल ड्रग फ्री कैंपस की मुहिम दिल्ली के हर कॉलेज, हर स्कूल में एक्टिवेट करने का प्रयास करेंगे। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 13 जनवरी 2026 को गुजरात के गांधीनगर स्थित गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में देश के दूसरे BSL 4 स्तर की अत्याधुनिक जैव कंटेनमेंट प्रयोगशाला की आधारशिला रखी। ये सुविधा 11,000 वर्ग मीटर में विकसित की जा रही है और इसकी अनुमानित लागत लगभग 362 करोड़ रुपए है। इसका प्रमुख उद्देश्य अत्यधिक संक्रामक और घातक वायरसों पर शोध करना है, ताकि भारत की जैव सुरक्षा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मजबूत हो सके। अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा कि इस सुविधा से वैज्ञानिक अब सीधे खतरनाक वायरसों का स्थानीय स्तर पर परीक्षण कर सकेंगे, जिससे विदेशी परीक्षण प्रयोगशालाओं पर निर्भरता समाप्त होगी और परीक्षण तेजी से संभव होगा। उन्होंने कहा कि यह प्रयोगशाला देश की स्वास्थ्य सुरक्षा का मजबूत कवच साबित होगी और महामारी जैसी आपात स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया में मदद करेगी। मित्रों, आज यहां पर BSL 4 बायो कंटेनमेंट फैसिलिटी का शिलान्यास किया गया। एक प्रकार से पुणे की वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट के बाद ये भारत की दूसरी उच्च स्तरीय लैब होगी, परंतु किसी राज्य सरकार ने बनाई हुई ये पहली लैब है जिसका श्रेय गुजरात को जाता है। एक विशाल संकुल के अंदर 362 करोड़ की लागत से 11,000 वर्ग मीटर में देश की जैव सुरक्षा का एक मजबूत किला यहां बनने जा रहा है।
हम सब जानते हैं, हम कोरोना से उभर चुके हैं, निकल चुके हैं। जिस प्रकार के दुनिया भर के अंदर रिसर्च की जरूरत है, इसमें कई सालों तक कहीं ना कहीं हम पिछड़े हुए थे, पीछे थे। अब ये फैसिलिटी बनने से इसमें इस क्षेत्र के काम करने वाले युवाओं को एक नया मौका भी मिलेगा और भारत इस क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से आगे निकल पाएगा, इसका मुझे विश्वास है। यह सुविधा वैज्ञानिकों को अत्यंत संक्रमणात्मक और घातक वायरस पर एकदम सुरक्षित वातावरण में संशोधन करने की एक प्रकार से प्लेटफॉर्म यहां पर उपलब्ध होगा और यहां पर दुनिया भर की अच्छे से अच्छी BSL-4 लैब का स्टडी कर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। सिर्फ मानवीयों के लिए नहीं, पशुओं से होकर मानवी तक पहुंचने वाले रोगों का भी अध्ययन करने की यह विश्व स्तरीय व्यवस्था यहां पर होगी। एक अध्ययन है कि 60 से 70% नई बीमारियां पशु से होकर इंसान तक पहुंचती है। इसलिए भारत सरकार ने वन हेल्थ मिशन से मानव और पशु दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्यक्रम हाथ में लिया है। यही कार्यक्रम का एक अगला स्टेज है। अब हमारे वैज्ञानिकों को खतरनाक वायरस के सैंपल जांचने के लिए विदेश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन पोर्टल ने उत्तर प्रदेश की शासन प्रणाली में बड़ा परिवर्तन किया है। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से विकास परियोजनाओं की नियमित समीक्षा और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि पहले जहां योजनाएं वर्षों तक लंबित रहती थी, वहीं अब प्रगति पोर्टल के कारण जवाबदेही बढ़ी है और निर्णय तेजी से हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई गति मिली है और बड़ी परियोजनाओं पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इससे न केवल जनता की समस्याओं का समाधान तेज हुआ है, बल्कि शासन में पारदर्शिता भी बढ़ी है। आज की प्रेस वार्ता में विशेष रूप से गवर्नेंस के एक उस मॉडल के बारे में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में और बाद में देश के अंदर 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रगति पोर्टल के माध्यम से गवर्नेंस का जो मॉडल दिया है, उसी पे चर्चा करने के लिए उसका इम्पैक्ट क्या है, उसके बारे में ही मैंने विशेष रूप से आज की विशेष प्रेस वार्ता यहां पर बुलाई है। जब हम प्रगति की बात करते हैं तो प्रगति यह आज हमारे नए भारत की कार्य संस्कृति का एक नया उदाहरण है, जिसका मतलब है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। यानी यह केवल देश के बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट की समीक्षा नहीं है, अभी तो यह देश के अंदर नए भारत की नई कार्य संस्कृति का भी एक उदाहरण बन चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश का नेतृत्व संभालने के साथ ही डिजिटल गवर्नेंस, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को जो एक सशक्त आधार दिया, प्रगति ने उसके माध्यम से सिद्ध करके दिखाया है कि इंटेंट, टेक्नोलॉजी और अकाउंटेबिलिटी एक साथ आती है। यानी जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो आउटकम्स अपने आप सुनिश्चित हो जाते हैं।
ये जो कुछ भी आज परिणाम देखने को मिल रहा होगा, देश के अंदर मिल रहा है या प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए अंतर मंत्रालय या अंतर विभागीय समन्वय का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर इन सभी समस्याओं के समाधान की दिशा में एक बेहतर प्रयास किया जा सके। प्रगति यानी जिसके बारे में मैंने भी कहा, यानी प्रगति का मतलब प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, यानी ये उसी का एक राष्ट्रीय स्वरूप है जहां मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, सामाजिक योजनाएं हैं, सिस्टम रिफॉर्म को लेकर टीम इंडिया के अप्रोच को इसके माध्यम से सुदृढ़ किया गया है। यह दर्शाता है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस हमारी कार्यशैली कैसे बन सकती है, ये पोर्टल उसका एक महत्वपूर्ण आधार बना है। चंपावत उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज 20 विकास परियोजनाओं का विधिवत लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिनकी कुल लागत 170 करोड़ 14 लाख रुपए है। ये योजनाएं विशेष रूप से रणकोची धाम के सौंदर्यीकरण और आसपास के क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास को बल देने के लिए हैं। धामी ने विकास कार्यों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ये योजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, पर्यटक सुविधाओं और ग्रामीण अवसंरचना से जुड़ी हैं, जिनसे स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे मां रणकोची की इस पवित्र भूमि पर आप सब लोगों के बीच में आने का अवसर मिला है और जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से चंपावत जनपद के मेरे सभी परिवारजनों से मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि आज हम चंपावत जनपद के अंतर्गत लगभग 182 करोड़ रुपए की लागत की 23 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार हमारे सांस्कृतिक स्थान, धार्मिक स्थान, उसके समग्र विकास के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए, पहचान को सुरक्षित करने के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। जहां हम एक और शहरी क्षेत्रों का विकास कर रहे हैं, वहीं सुदूरवर्ती हमारे पर्वतीय क्षेत्रों का, उसमें सड़क हो, पेयजल हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, ऐसे सभी इंफ्रास्ट्रक्चर आज हम मजबूत कर रहे हैं। हम राज्य की जो सामाजिक विरासत है उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए भी काम कर रहे हैं। हमारी सरकार उत्तराखंड को, देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। हम केदारखंड की भांति ही मानसखंड के पौराणिक मंदिरों के पुनरुत्थान का भी काम, सौंदर्यीकरण, ये सब संकल्पित होकर कर रहे हैं। इसी क्रम में आज रणकोची मंदिर में इसके पुनर्निर्माण एवं पर्यटन अवस्थापना से जुड़े आज विभिन्न कार्यों का यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। मां बाराही देवी मंदिर, बालेश्वर मंदिर, पाताल रुद्रेश्वर मंदिर, मां पूर्णागिरी मंदिर, ये सभी इन क्षेत्रों का धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को, इनके विकास को करने के बाद एक नई गति प्रदान हो रही है। इसके अलावा घटोत्कच, हिडम्बा मंदिर, खेती खान स्थित सूर्य मंदिर, सप्तेश्वर महादेव, लधौनधुरा सिद्ध नरसिंह मंदिर, भिंगराड़ा, मल्लाडेश्वर, कांतेश्वर, मानेश्वर, भागेश्वर, ताड़केश्वर, डिप्टेश्वर, झालीमाली जैसे क्षेत्रों के कई पौराणिक मंदिरों विभिन्न सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। गोरखनाथ जी का मंदिर, उसके मार्ग का चौड़ीकरण भी हम करा रहे हैं। यही नहीं, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा समृद्धि का कारण हमारा शारदा कॉरिडोर आने वाले समय में होने वाला है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम